Hello dear students, I am Umasakar Nirmalkar, Assistant Professor, Bharati College of Pharmacy. Today we will discussing about drug acting on gastrointestinal system. मीन्स आप समझ सकते हैं कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे रिलेटेड ही आपके जो इंटेस्टाइनल जो आपके डिसऑर्डर्स हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर्स है, उसमें जो आपके ड्रग्स यूज होते हैं उस सब की स्टडी हमको करनी है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है ड्रग्स एक्टिंग ऑन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम, दिस इज GIT सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आपका जो आता है ड्रग, दिस इज अ एंटी इमेटिक ड्रग। एंटीमेटिक ड्रग्स, एंटीमेटिक्स आर द ड्रग विच प्रिवेंट और कंट्रोल द वोमिटिंग और नोजिया। मतलब एंटी इमेटिक, इमेटिक्स का मतलब ही होता है वोमिटिंग, ठीक है, इमेसिस। तो एंटीमेटिक ड्रग्स क्या हो गए, जो कंट्रोल करते हैं या प्रिवेंट करते हैं वोमिटिंग को या नोजिया को। तो हम ये देखेंगे कि वोमिटिंग क्या होता है, नोजिया क्या होती है। तो वोमिटिंग क्या होता है आपका, वोमिटिंग इट मीन्स expulsion of gastric content through mouth due to mass antiperistalsis। वोमिटिंग क्या होता है, एक्सपल्सन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स। एक्सपल्सन मतलब बाहर आना, एक्सपल्सन मतलब बाहर आना, गैस्ट्रिक कंटेंट का बाहर आना थ्रू माउथ, माउथ के थ्रू, किसी भी माउथ के थ्रू मतलब मुंह के थ्रू गैस्ट्रिक जो आपके स्टमक में जो कंटेंट है उसका बाहर आना। क्यों, मास एंटी पेरिस्टेल्सिस मतलब पेरिस्टेल्सिक मूवमेंट के अगेंस्ट में, तो उसी को हम बोलते हैं एंटी पेरिस्टेल्टिक मास, ठीक है। तो उस एंटी पेरिस्टेल्टिक के अगेंस्ट में जो आपका गैस्ट्रिक कंटेंट है वो आपके माउथ से जो बाहर आता है, उस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं वोमिटिंग। मतलब कि आप समझ गए हैं कि आपको वो स्टमक में जो भी पार्ट जो भी कंटेंट है वो आपके माउथ के थ्रू बाहर आ जाएगा, तो उसको हम बोल रहे हैं वोमिटिंग। इट इज ऑफन प्रोसीड बाय नोजिया विच मीन्स अनईजी फीलिंग इन एंटिसिपेशन ऑफ वोमिटिंग। तो नोजिया मीन्स क्या होता है, फीलिंग, मतलब ऐसा लगेगा आपको कि आपको वोमिटिंग होने ही वाला है, मतलब आपको एक अजीब सी अनईजी फीलिंग्स होगी, उस कंडीशन को हम बोलते हैं नोजिया। वोमिटिंग रिजल्ट ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ वोमिटिंग सेंटर। तो वोमिटिंग जो होता है स्टिमुलेशन के कारण होता है, किसमें, वोमिटिंग सेंटर जो आपके मेडुला ओब्लांगेटा में प्रेजेंट होता है, या कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन, कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन CTZ, ये भी आपका रिस्पॉन्सिबल होता है वोमिटिंग के लिए। अगर इन दोनों चीज़ों का या दोनों जगह का स्टिमुलेशन हो जाता है, दोनों पोर्शन में स्टिमुलेशन होता है, तो आपको होता है वोमिटिंग। तो ये हो गया। तो ये वोमिटिंग या नोजिया को जो प्रिवेंट करता है या जो उसको रोकता है, उस ड्रग को हम बोल रहे हैं एंटी इमेटिक्स। आगे बढ़ते हैं। इसके क्लासिफिकेशन आप देख रहे हैं कि आपके अलग अलग कैटेगरी है। 5HT3 एंटागोनिस्ट, प्रोकाइनेटिक या डोपामीन एंटागोनिस्ट, एंटी हिस्टामिन्स और एंटी कोलिनर्जिक्स। तो आपको ये कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज के अंदर में आपके ये सब क्लासिफिकेशंस है। तो 5HT मतलब ये आपका हो जाता है सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट। सेरोटोनिन आपका न्यूरोट्रांसमीटर है, उसके अगेंस्ट में जो वर्क करे तो उसको हम बोल रहे हैं 5HT एंटागोनिस्ट। 5HT मतलब हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन या सेरोटोनिन। प्रोकाइनेटिक या डोपामीन एंटागोनिस्ट। डोपामीन मतलब आपका डोपामीन भी न्यूरोट्रांसमीटर है, आपका इससे रिसेप्टार होता है ब्रेन में D1 D2 D3 करके। उस रिसेप्टार में अगर कोई ड्रग उसके अगेंस्ट में वर्क करे तो उसको हम बोल रहे हैं डोपामीन एंटागोनिस्ट, डोपामीन के अगेंस्ट। एंटी हिस्टामिन जो आपके हिस्टामिन्स होते हैं उसके अगेंस्ट में जो वर्क करे उसको हम बोल रहे हैं एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग मींस आपका जो एसिटाइल कोलिन के अगेंस्ट में जो वर्क करे इसको हम बोल रहे हैं एंटी कोलिनर्जिक, मतलब कोलिनर्जिक जो ड्रग है उसके अगेंस्ट में जो वर्क करे वो होता है आपका टी कोलिनर्जिक ड्रग्स। जैसे आपका 5HT3 एंटागोनिस्ट में आपका ओंडेनसेट्रॉन, इलेनिसेट्रॉन, डोलासेट्रॉन, ये 3 ड्रग है जो आपको 5HT या 5HT3 एंटागोनिस्ट है। आपके रिसेप्टर्स होते हैं 5HT1 5HT2 5HT3। तो इसमें से आपको 5HT3 रिसेप्टर में तीनों ड्रग एक्ट करेंगे, जिसमें से आपका ओंडेनसेट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, मोस्टली यूज होता है आपका ओंडेनसेट्रॉन ड्रग अगर 5HT एंटागोनिस्ट के बारे में पढ़ा जाए तो। उसके बाद आपको डोपामिनर्जिक एंटागोनिस्ट। डोपामिनर्जिक एंटागोनिस्ट या डोपामिन एंटागोनिस्ट में आपका डोमपेरिडोन, जो आपने सुना होगा डोमपेरिडोन के आपके ड्रग्स अवेलेबल है एंटीमेटिक्स के फॉर्म में। मतलब आप समझ लीजिए वोमिटिंग रोकने के लिए जो ड्रग्स या उल्टी रोकने के लिए जो ड्रग्स है डोमपेरिडोन बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। दिस इज अ D2 रिसेप्टर ब्लॉकर, ये ब्रेन के D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है।
ओलांजापिन, मेटोक्लोर प्रोपामाइन, ये भी आपका D2 रिसेप्टर ब्लॉकर है। वैसे एंटी हिस्टामिनिक ड्रग साइक्लाजीन, डाइफेनहाइड्रीमिन, मैक्लोजीन, प्रोमेथाजीन, हाइड्रोक्साजीन, तो ये भी ड्रग्स है जो आपका यूज होता है एंटी इमेटिक में। उसके बाद एंटीकोलिनर्जिक में हायोसिन और डाइसाइक्लोमिन, तो ये आपके क्लासिफिकेशन है। देखेंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या क्या होता है, मतलब कैसे आपके जो एंटी इमेटिक ड्रग्स है वो एक्ट करते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप देख रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी इमेटिक्स ड्रग। 5-HT3 एंटागोनिस्ट, जो आपका सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट है वो कैसे वर्क करता है। सेरोटोनिन के कौन सा रिसेप्टर, 5-HT3 रिसेप्टर। दे ब्लॉक सेरोटोनिन रिसेप्टर इन CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो सेरोटोनिन रिसेप्टर होता है उसको ब्लॉक करता है। एंड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, तो ये आपका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट को भी ब्लॉक करता है। सो दे कैन बी यूज टू ट्रीट पोस्ट ऑपरेटिव एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग नोजिया वोमिटिंग, तो जो आपका ऑपरेशन के बाद जो वोमिटिंग होता है या कीमोथेरेपी के बाद में जो वोमिटिंग का सेंसेशन होता है उसको रोकने के लिए ड्रग यूज होता है 5-HT3 एंटागोनिस्ट। प्रोकाइनेटिक्स, जो इसके आगे डायग्राम में भी समझेंगे कैसे आपका ये एक्शन शो करता है। प्रोकाइनेटिक या डोपामिन एंटागोनिस्ट, दे ब्लॉक द डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर, ऑल्सो दे प्रोमोट गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मोटिलिटी एंड क्विकली गैस्ट्रिक एम्पटी, तो ये आपका जो डोपामिनर्जिक एंटागोनिस्ट है ये आपको डोपामिन रिसेप्टर को तो ब्लॉक करेगा ही, साथ में क्या करता है जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी होती है उसको भी क्या करता है ये प्रमोट करता है, मतलब आपके जो स्टमक है उसको जल्दी एम्प्टी करने का काम करता है, जल्दी खाली करने का काम करता है, जिसके कारण उसमें कंटेंट नहीं रह पाते हैं। एंटीहिस्टामिन, दे ब्लॉक द हिस्टामिन न्यूरोट्रांसमीटर एंड एक्ट बाय इफेक्ट ऑफ वोमिटिंग सेंटर एंड प्रोड्यूसिंग सिडेशन, तो एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स जो होते हैं वो आपके हिस्टामिन न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक करते हैं और वोमिटिंग सेंटर को भी, मतलब वोमिटिंग सेंटर में आपका इफेक्ट करते हैं, मतलब ब्लॉक करने का ही काम कर रहे हैं। वैसे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स ब्लॉक द न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन इन सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो इन सब चीज़ों को हम डायग्राम से समझते हैं कि ये कैसे एक्ट कर रहा है। तो ये है आपका सिंपल एक डायग्राम। इसमें आप देखिए कि आपका दिस इज अ वोमिटिंग सेंटर, ये आपका वोमिटिंग सेंटर है। अब देखिए कि ये किस किस चीज़ों के कारण एक स्टिमुलेट हो रहा है। आपका हायर कॉर्टिकल सेंटर, हायर कॉर्टिकल सेंटर्स में आपके जो नोजिया और वोमिटिंग को कॉज कर, मतलब कौन सी चीज़ है जो उसको कॉज कर रहा है, तो आप देखिए यहाँ पे सेंसरी इनपुट में आपका पेन, स्मेल, साइट। पेन से भी आपको जब ज़्यादा पेन होता है तो भी वोमिटिंग हो सकता है। स्मेल का आपको पता है, अगर कुछ अजीब का स्मेल हो जाए तो भी आपको वोमिटिंग होता है, या कुछ अजीब चीज़ें आप देख लो तो भी आपको वोमिटिंग होता है। अगर आप कुछ अजीब से सूंघ लो या अजीब से देख लो तो भी आपको वोमिटिंग होता है, तो वो कहाँ एक्ट करता है, आपका हायर कॉर्टिकल सेंटर में, जिसके कारण से आपका ये एक्टिवेट होता है वोमिटिंग सेंटर, उसके कारण से आपको होता है वोमिटिंग। तो ये हो गया आपका एक प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस आप देखेंगे तो हम अभी बात करते हैं CTZ का, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन में भी आपको कीमोथेरेपी और आपके ओपॉइड्स, कुछ कुछ ड्रग्स जो कीमोथेरेपी होते हैं, आपको ओपॉइड्स होते हैं, उसके कारण भी आपको कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन क्या होता है, एक्टिवेट होता है, मतलब स्टिमुलेट होता है, जिसके कारण से वो वोमिटिंग सेंटर पे को स्टिमुलेट करता है। वोमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करने के कारण क्या होता है, यहाँ पे वोमिटिंग होता है। तो ये एक फंक्शन हो गया वोमिटिंग का। और अगर दूसरा आप देखेंगे तो आपका स्टमक और आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर उसमें कीमोथेरेपी हो गया या सर्जरी हुआ या ये रेडियोथेरेपी हुआ तो उसके कारण से भी आपको क्या होता है, स्टमक में ये सब प्रोसेस होने के कारण क्या होता है, ये आपका CTZ को एक्टिवेट करता है। CTZ वो वोमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट करता है या डायरेक्टली वो वोमिटिंग सेंटर को भी एक्टिवेट करता है, जिसके कारण से आपका वोमिटिंग होता है। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस है आपका क्या, वोमिटिंग का, ये सब प्रोसेस है आपका वोमिटिंग कॉज करने का। तो इसी सब चीज़ों को हमको क्या करना है, अगर वोमिटिंग कॉज ये सब कर रहे हैं तो उनको हम रोकेंगे, तो उस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं एंटी इमेसिस। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपकी ड्रग्स है बेंजोडाइजापिन, यहाँ पे आपका एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स है, यहाँ पे आपका 5-HT3 एंटागोनिस्ट है, वहीं पे आपका ये भी आपका हिस्टामिन एंटागोनिस्ट है या एंटी हिस्टामिन ड्रग है। तो ये सब ड्रग क्या कर रहे हैं, इन सब पाथवे को क्या कर रहे हैं, रोकने का काम कर रहे हैं। अगर ये पाथवे रुक गया तो वोमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट नहीं होगा। अगर ये सब पाथवे रुक जाता है, ये सब पाथवे ही नहीं रहेगा, तो आपका ये वोमिटिंग सेंटर एक्टिवेट
नहीं होगा। अगर ये आपका वोमिटिंग सेंटर एक्टिवेट नहीं होगा मतलब आपको वोमिटिंग नहीं होगी। तो अल्टीमेटली इन सारे पाथवेज को अगर आप कहीं ना कहीं से ब्लॉक करेंगे तो आपका वो सब चीज़ें वोमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट नहीं करेगी या कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन को एक्टिवेट नहीं करेगी, जिसके कारण से आपको वोमिटिंग नहीं होगा। तो यही तो हमारा जो एंटीमेटिक ड्रग्स का फंक्शन होता है या मैकेनिज्म होता है कि वो वोमिटिंग को कैसे रोक रहा है। तो इन सब पाथवे को अगर अलग अलग तरीके से ब्लॉक किया जाए तो वो आपका एंटी वोमिटिक ड्रग की तरह काम करता है, मतलब आपकी वोमिटिंग को रोकने का काम कर रहा है। तो इस कैटेगरी के ड्रग को इसी कारण एंटी इमेटिक्स बोला जा रहा है। तो ये होते हैं आपके वोमिटिंग जो एंटी वोमिटिक ड्रग्स है या एंटीमेटिक ड्रग्स है उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस। आगे बढ़ते हैं हम। इंडिकेशंस या यूजेस ऑफ ड्रग्स। तो 5-HT3 एंटागोनिस्ट आर यूज्ड इन मैनेजमेंट ऑफ नोजिया वोमिटिंग एसोसिएटेड विद कीमोथेरेपी। जो कीमोथेरेपी के कारण वोमिटिंग या नोजिया होता है उसको अगर हमको मैनेज करना है तो हम यूज करते हैं 5-HT3 एंटागोनिस्ट। 5-HT3 एंटागोनिस्ट को हम यूज करते हैं। तो ये ड्रग आपको 5-HT एंटागोनिस्ट जो होता है उसको हम यूज कर सकते हैं जब आपको कीमोथेरेपी के दौरान या ड्यूरिंग कीमोथेरेपी नोजिया वोमिटिंग हो रहा है तो आपको वोंडेनसेट्रॉन, ग्रेनिसेट्रॉन या डोलसेट्रॉन को आप यूज कर सकते हैं। Then antihistamine such as diphenhydramine is used for motion sickness and morning sickness। तो ये आपको मोशन सिकनेस और मॉर्निंग सिकनेस के लिए आपको जो एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स है वो यूज किया है, जैसे आपका साइक्लिजिन हो गया या डाइफेनहाइड्रामिन। तो यहाँ पे डाइफेनहाइड्रामिन की बात कर रहे हैं तो इसको यूज किया जा सकता है मोशन सिकनेस या मॉर्निंग सिकनेस के लिए। मेटोक्लोरप्रोपामाइड इज यूज्ड फॉर गैस्ट्रिक इम्पिटिंग इन पेशेंट रिसीविंग ट्यूब फीडिंग। जिस पेशेंट को आप ट्यूब फीडिंग के थ्रू क्या कर रहे हैं कुछ दे रहे हैं तो उसके लिए हम गैस इम्पिटिंग के लिए हम मेटोक्लोरप्रोपामाइड को यूज करते हैं। मेटोक्लोरप्रोपामाइड को हम यूज कर रहे हैं तो ये आपका डोपामीन एंटागोनिस्टिक ड्रग है मेटोक्लोरप्रोपामाइड, जो आपका D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है तो वो गैस्ट्रिक इम्पिटिंग के लिए यूजफुल होता है। वैसे वही आपका एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स सच एज हायोसिन या डाइसाइक्लोमिन आर यूजफुल इन ट्रेवल सिकनेस। जब आपको ट्रेवलिंग कई लोगों को क्या होता है ट्रेवलिंग के ड्यूरिंग में क्या होता है वोमिटिंग का प्रॉब्लम होता है, तो उस कंडीशंस को रोकने के लिए आप एंटीकोलिनर्जिक जैसे कि आपका हायोसिन है या डाइसाइक्लोमिन है यूज कर सकते हैं। तो ये हो गए यूजेस एंड इंडिकेशंस। देन बात करें कॉन्ट्रा इंडिकेशन या प्रिकॉशंस में। तो डाइफेनहाइड्रामिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन हाइपरटेंसिव पेशेंट। अगर कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो उसको हम डाइफेनहाइड्रामिन ट्रीट नहीं कर सकते या डाइफेनहाइड्रामिन ड्रग नहीं दे सकते क्योंकि वो उसके लिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, क्योंकि आपका डाइफेनहाइड्रामिन जो ड्रग है वो एंटीहिस्टामिनिक्स ड्रग है, वो भी आपके हाइपरटेंशन को बढ़ाने का काम कर सकता है। वैसे आपका मेटोक्लोरप्रोपामाइड इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन सस्पेक्टेड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम। तो जो आपका मेटोक्लोरप्रोपामाइड है ये आपका डोपामिनर्जिक एंटागोनिस्ट है, तो ये जब आपको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम होता है तो उस कंडीशन में भी ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस कर सकता है, क्योंकि ये आपके स्टमक को बहुत जल्दी क्या करता है एम्प्टी करता है, खाली करता है। यूज कॉजलिक एंड रिड्यूस डोज इन रीनल इम्पेयरमेंट कंडीशन। आपका रियल इम्पेयरमेंट कंडीशन के दौरान आपके जो एंटीमेटिक ड्रग्स है उसको केयरफुली यूज करना चाहिए, बहुत ही सावधानी से यूज करना चाहिए। तो ये हो गए कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। देन बात करें हम एडवर्स इफेक्ट की। तो एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो आपका जो एंटीमेटिक ड्रग्स है उसके क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। हाइपोटेंशन, क्योंकि आपका हमने भी देखा कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है हाइपोटेंशन प्रोसेस पेशेंट में। कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि आपका ये क्या करेगा वोमिटिंग मतलब आपके गैस्ट्रिक कंडीशंस को क्या करता है वोमिटिंग को रोकने का काम करता है, जिससे से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ड्राइनेस ऑफ माउथ भी होता है, क्योंकि यहाँ पे आप यूज कर रहे हैं एंटीहिस्टामिनिक्स ड्रग जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, जिसका साइड इफेक्ट होता ही है ड्राइनेस ऑफ माउथ, क्योंकि वो सलाइवेशन को क्या करता है डिक्रीज करने का काम करता है। ब्लड विजन, आपका जो देखने का जो धुंधलापन दिखाई देना ये भी आपका एडवर्स इफेक्ट है। और IM इंजेक्शन के थ्रू मतलब इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के थ्रू इस ड्रग को दिया जाता है तो उसमें भी आपको पेन
होने के चांसेस रहते हैं। ड्राउजीनेस, वाशीनेस मतलब आपको एक आलसपन भी आएगा, क्योंकि आपका डोपामिनर्जिक सिस्टम में वर्क कर रहा है, आपके ब्रेन में सीडेशन का कौन कर रहा है, मतलब सीएनएस डिप्रेशन का काम कर रहा है। वैसे ही आपका रेक्टल इरिटेशन, क्योंकि आपका गैस्ट्रिक इम्पिटी रेट जो होता है बढ़ जाता है, मतलब इम्पिटी रेट बढ़ जाता है, जिसके कारण से आपको रेक्टल इरिटेशन कॉज हो सकते हैं। तो ये सारे एडवर्स इफेक्ट है एंटी इमेटिक्स ड्रग्स के। ड्रग इंट्रैक्शंस की बात करेंगे तो आपका जो एंटीहिस्टामिन्स है ये अदर सीएनएस डिप्रेसेंट जैसे आपके ओपियोइड्स हैं, सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स है, ड्रग के साथ क्या करेगा, एडिटिव सीएनएस डिप्रेशन कॉज करता है। तो आपके जो एंटीहिस्टामिनिक्स ड्रग है वो अदर सीएनएस डिप्रेशन ड्रग जैसे ओपियोइड्स जैसे मॉर्फिन है या सिडेटिव हिप्नोटिक ड्रग, बेंजोडाइजापीन्स, आपका बार्बिटूरेट्स, इन सब के साथ में क्या करता है, एडिटिव मतलब ये आपका और एक्स्ट्रा के बढ़ाने मतलब सीएनएस डिप्रेशन का काम करेगा। वही आपका मेटोक्लोप्रोपामाइड इफेक्ट जीआई मोटिलिटी एंड अल्टर एंड चेंज कर देता है, जो जीआई एब्जॉर्प्शन को चेंज करता है, जैसे आपके अदर ड्रग्स सैलिसिलेट्स, लिवोडोपा, डायजापाम एंड लिथियम टेट्रा एंड टेट्रासाइक्लिन, इन सब ड्रग के एक्शन को क्या करता है, या उसके जीआई एब्जॉर्प्शन को, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन को क्या करता है, मेटोक्लोप्रोपामाइड अल्टर कर देता है, चेंज कर देता है। तो ये हो गया ड्रग इंट्रैक्शंस। देन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब आपके जो नर्सेस होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है इन सब कैटेगरीज के ड्रग्स में। असेस द पेशेंट फॉर नोजिया, वोमिटिंग एंड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। उस जो पेशेंट होते हैं उनके नोजिया, वोमिटिंग एंड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को क्या करना है, असेस करते रहना है, चेक करते रहना है। डिक्रीज मेटोक्लोप्रोपामाइड डोज 50% ऑफ यूजुअल रिकमेंडेड डोज इफ क्रिएटिनिन क्लियरेंस इज लेस देन 40 ml पर मिनट। अगर आपको लग रहा है कि क्रिएटिनिन क्लियरेंस कम हो गया है, मतलब 40 ml पर मिनट से कम हो गया है, तो आप जो मेटोक्लोप्रोपामाइड जो ड्रग है, इस मेटोक्लोप्रोपामाइड जो आपका डोपामिन एंटागोनिस्ट ड्रग है, उसके जो डोज है उसको आप 50% कम कर दीजिए। तो ये भी आपको इंस्ट्रक्शन है नर्सेस के लिए। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट नॉट टू कंज्यूम एल्कोहल व्हेन टेकिंग एन एंटीइमेटिक ड्रग। जो अब जब आप किसी पेशेंट को एंटीइमेटिक ड्रग दे रहे हैं तो उसको आप अच्छे से इंस्ट्रक्ट कर दीजिए कि उसको अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना है। Advise the patient to take oral antiemetic 1 hour before exposure to condition causing motion sickness or before traveling। आप पेशेंट को एडवाइस भी कर सकते हैं ओरल एंटीमेटिक ड्रग लेने के लिए। आप ओरल एंटीएमेटिक ड्रग लेने के लिए कब, जब वो एक्सपोज होते हैं उस कंडीशन में जब उसको कॉज होता है मोशन सिकनेस, और ट्रेवलिंग के 1 घंटे पहले। ट्रेवलिंग के 1 घंटे पहले उनको आप इंस्ट्रक्ट कर दीजिए कि आपको ट्रेवलिंग के 1 घंटे पहले या ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको वोमिटिंग हो जाएगा, तो उस कंडीशन में आपको जो एंटीमेटिक ड्रग है वो कंज्यूम कर लेना है या एडमिनिस्टर कर लेना है। तो ये होते हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर एंटीमेटिक ड्रग्स। तो यहाँ पे आपका एंड होता है एंटीइमेटिक ड्रग। नेक्स्ट हम ड्रग्स देखते हैं जो आपके जीआई या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम में यूज होता है। दिस इज अ इमेटिक्स। तो इमेटिक्स वो ड्रग है, इमेटिक्स आर ड्रग विच प्रोड्यूस वोमिटिंग। तो इमेटिक्स ऐसे ड्रग है जो प्रोड्यूस करता है, जो वोमिटिंग प्रोड्यूस करता है, जिसके थ्रू हम वोमिटिंग कराते हैं। दे में एक्ट सेंट्रली बाय स्टिमुलेटिंग सीटीजेड और में वर्क एज रिफ्लेक्स इमेटिक्स। तो इमेटिक्स वो ड्रग है जो आप वो वोमिटिंग करवाते हैं, और ये वोमिटिंग का प्रोसेस आपका डायरेक्टली आप जब सीएनएस के कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन में आप स्टिमुलेट या कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को आप स्टिमुलेट करेंगे तो आपका ये जो ड्रग है वो एक्ट करेगा एज अ वोमिटिंग। तो ये एमेटिक्स ड्रग हो गए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हो सकता है इसके, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे तो दे स्टिमुलेट द कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन एंड गैस्ट्रिक म्यूकोसा टू इंड्यूस वोमिटिंग। ये जो आपके ड्रग्स हैं या तो ये कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को एक्टिवेट कर देंगे या स्टिमुलेट कर देंगे, या गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इंड्यूस कर देंगे ताकि वोमिटिंग हो जाएगा। सॉरी, आपका स्टिमुलेट कर देंगे गैस्ट्रिक म्यूकोसा को, जिसके कारण से आपको वोमिटिंग हो जाएगा। These are drugs used to evoke vomiting। तो कुछ आपके ड्रग्स होते हैं जो किस किस पोर्शंस पे एक्ट करके
आपको वोमिटिंग करवा सकते हैं। तो एक्ट ऑन सिटीजन मतलब कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन में जब एक्शन होता है, तो आपका ड्रग होता है एपोमॉर्फिन। एपोमॉर्फिन इज अ सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ मॉर्फिन एज अ डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट ऑन सिटीजन। तो ये आपको क्या करेगा, डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट होता है एपोमॉर्फिन, जिसको हम सेमी सिंथेटिक फॉर्म या सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव होता है मॉर्फिन का, वो क्या करेगा, आपका एज अ डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट काम करता है, और ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को। तो जो आपका कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन होता है, दिस इज कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, अगर इसको आप एक्टिवेट करेंगे तो ये स्टिमुलेट करेगा किसको, वोमिटिंग सेंटर को, जिसके कारण से आपको अल्टीमेटली कॉज हो जाएगा वोमिटिंग, अल्टीमेटली आपको वोमिटिंग हो जाएगा। कुछ ड्रग होते हैं जो आपके रिफ्लेक्स को भी और साथ में साथ आपके सीटीजेड या कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन को भी एक्टिवेट करते हैं, जैसे आपका इपिकैकुना। इपिकैकुना द ड्राइड रूट ऑफ सिफेलिस इपिकैकुना कंटेन्स इमेटिन एंड इट इज यूज्ड एज सिरप फॉर इंड्यूसिंग वोमिटिंग। तो आपका ये आपका ड्राइड रूट सिफिलिस एपिकोना से मिलता है, जिसमें आपका इमेटिन केमिकल होता है, उसको हम आपका सिरप के रूप में यूज करते हैं। तो आपका ईपी क्या एक सिरप आता है, जिसको हम वोमिटिंग कॉज करने के लिए लेते हैं, मतलब इसको लेने से आपको वोमिटिंग हो जाएगा। तो ये क्या करता है आपका, ये आपका रिफ्लेक्स में या तो सिटीजेट, तो जो आपका ये आपका सिटीजेट, ये भी आपका सिटीजेट को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, या इसके रिफ्लेक्स एक्शन को स्टिमुलेट करेगा, जिसके कारण से आपको वोमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट होता है और अल्टीमेटली आपको कॉज हो जाता है वोमिटिंग। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया ये आपका जो इमेटिक्स ड्रग होते हैं उसका। तो जो इमेटिक ड्रग्स है उसका आप वर्किंग आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या करता है, अल्टीमेटली ये क्या कॉज करेगा, आपको वोमिटिंग कॉज करता है। क्यों करता है ये भी हम देखेंगे, क्यों हमको वोमिटिंग की जरूरत होती है, मतलब हमको वोमिटिंग कराने की जरूरत क्यों होती है, इसको भी हम देखेंगे। तो हम पहले देख लेते हैं ड्रग्स, क्या क्या ड्रग्स यूज होते हैं आपके इमेसिस में, मतलब वोमिटिंग कराने के लिए। तो ये आपके एग्जांपल्स हैं, एपोमॉर्फिन, दिस इज अ मॉर्फिन आपका सेमी सिंथेटिक से आपका जो डेरिवेटिव है किसका, मॉर्फिन का, इसका 5 mg जो होता है, 5 mg जो डोज होता है वो आपको 5 मिलीग्राम जो डोज होता है इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, वो आपका सफिशिएंट होता है वोमिटिंग कॉज कराने के लिए। कॉपर सल्फेट गिवन इन वाटरी एवरी 5 मिनट्स अंटिल इमेसिस ऑकर, आपको 5 मिनट तक, क्या मतलब हर 5 मिनट में आपको ये देना है वाटर के साथ में, ताकि आपको इमेसिस हो जाए। सोडियम क्लोराइड NaCl 2 टीस्पून इसमें ग्लास ऑफ वाटर। तो ये आपका अगर आप बहुत ज़्यादा नमक लेके अगर उसको वार्म वाटर या गर्म पानी या गुनगुना पानी में करके आप किसी को पिलाएंगे तो भी, मतलब आप समझ लीजिए एकदम खारा पानी अगर आप किसी को पिलाएंगे तो भी आपको वोमिटिंग हो जाती है। तो ये भी आपका इमेसिस की तरह काम करता है, इमेटिक्स की तरह काम करता है। या आप इपिकैक सिरप का यूज़ करते हैं, इपिकैकुना का आप सिरप या इपिकैक सिरप का यूज़ होता है 50 to 30 ml फॉलोड बाय 200 ml ऑफ वाटर। तो आपका ये सिरप होता है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं एंटी इमेटिक्स ड्रग। यस, सॉरी, आप इस इपिकैक सिरप को भी आप यूज़ करते हैं इमेसिस के लिए, वोमिटिंग के लिए। तो ये ड्रग्स हैं और उसके डोजेस हैं जो रिस्पॉन्सिबल है इमेसिस के लिए, वोमिटिंग के लिए। अब हम देखेंगे कि क्यों हम यूज़ कर रहे हैं इमेसिस को, क्यों हम वोमिटिंग कराते हैं, क्यों हम उल्टी कराते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि क्यों हम यूज़ कराते हैं, टू इंड्यूस वोमिटिंग। ये आपका वोमिटिंग को इंड्यूस कराने के लिए काम आता है। क्यों कराया जाता है, टू ट्रीट पॉइजनिंग, अगर अनजाने में या किसी कारणवश वो आपने पॉइजन ले लिया है, तो अगर वो स्टमक में है तो अगर हम वोमिटिंग करा दे तो आपका पूरा कंटेंट क्या हो जाएगा, बॉडी से बाहर हो जाएगा थ्रू माउथ। तो इस कंडीशन में हम पॉइजनिंग को रोक सकते हैं। तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं इमेटिक्स ड्रग या इमेसिस ड्रग। ट्रीटमेंट ऑफ ओवरडोज ऑफ ड्रग, अगर आपने किसी ड्रग का ओवरडोज ले लिया है तो उस कंडीशन के लिए भी आप इमेस्टिक ड्रग्स का यूज कर सकते हैं, वोमिटिंग कराने वाले ड्रग्स का यूज कर सकते हैं, ताकि आपका जो ड्रग ओवरडोज आपका ड्रग है जो आपके बॉडी से बाहर हो जाए। तो ये कंडीशंस होते हैं किस किस कंडीशन में, क्योंकि अगर आपका स्टमक में ही है तभी आपका ये यूजफुल हो सकता है, अगर ये पूरा एब्जॉर्ब हो चुका है तो उस कंडीशन में ये काम नहीं आता है। तो आप इसका यूजेस समझ गए कि अगर आपको पॉइजन को ट्रीट मतलब अगर आपने कोई पॉइजन एडमिनिस्टर कर लिया है तो उस कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं वोमिटिंग करा के। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, क्या क्या चीजें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है
इमेसिस या इमेटिक ड्रग्स के लिए। हिस्ट्री ऑफ सीजर, अगर सीजर का कंडीशन है, अगर उसको सीजर या एपिलेप्सी या मिर्गी का कंडीशन है तो उस कंडीशन में आपका ये ड्रग नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह सीजर आपको अगर मिर्गी का दौरा पड़ रहा है तो भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है फॉर इमेटिक्स ड्रग। सेमी कोमाटोज और अनकॉन्शियस पेशेंट, अनकॉन्शियस पेशेंट मतलब बेहोश पर्सन, मतलब आपका जो होश में ना हो, या सेमी कोमाटोज मतलब ऐसा कोमा का वो कंडीशन जिसमें पर्सन उठ सकता है, अराउज हो सकता है, उस कंडीशन को हम सेमी कोमाटोज बोलते हैं। तो उस कंडीशन में भी आपका ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। इंजेस्टेड कॉस्टिक सब्सटेंस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जो आपका अगर कॉस्टिक सब्सटेंस या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स गलती से ले लिया गया हो तो उस कंडीशन में भी आप इसको नहीं दे सकते। कॉस्टिक सब्सटेंस मतलब आपके जो एसिड्स होते हैं या एल्केलीज होते हैं वो, उसको हम कॉस्टिक सब्सटेंस बोलते हैं, या पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तो उस कंडीशन में आप एमेटिक ड्रग्स नहीं दे सकते। एडवर्स इफेक्ट, अगर हम इमेटिक्स ड्रग के एडवर्स इफेक्ट की बात करेंगे तो क्या क्या कॉज करता है? एरिथमियास कॉज करता है, ठीक है, क्योंकि आपका ये भी आपका कंडीशंस होता है जिसमें आपका डोपामिनर्जिक जो एगोनिस्ट की तरह काम करता है, मतलब ये आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं, तो आपको एडमियास के कंडीशंस हो सकते हैं। कार्डियोटॉक्सिसिटी, कार्डियोटॉक्सिसिटी क्योंकि आपको वोमिटिंग हो रहा है तो इस कंडीशन में भी आपका एक रिफ्लेक्स जनरेट होता है जिसके कारण से आपको कार्डियोटॉक्सिसिटी भी हो सकती है। डायरिया का कंडीशन हो सकता है, ड्राउजीनेस भी, तो ये सारे एडवर्स इफेक्ट है होते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हो जाए, लेकिन ये कंडीशंस हो सकते हैं, मतलब ये एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। ड्रग इंटरेक्शंस की बात करेंगे तो इमेटिक्स ड्रग्स रिड्यूस देयर इफेक्ट, इमेटिक ड्रग रिड्यूस देयर इफेक्ट व्हेन यूज्ड विद एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल आप जानते हो दिस इज एन यूनिवर्सल एंटीडोट, तो इसके साथ अगर हम किसी इमेटिक ड्रग को देंगे तो उसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। तो ये कंडीशंस होते हैं आपके इमेटिक्स ड्रग्स के। देन देखेंगे हम नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब अगर आप किसी पर्सन को एमेटिक ड्रग दे रहे हैं, वोमिटिंग के लिए ड्रग दे रहे हैं, तो उसके लिए नर्सेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब क्या क्या चीज़ें हमको ऑब्जर्व करना है। तो असेस द कॉन्शियसनेस लेवल ऑफ पेशेंट बिफोर एडमिनिस्टरिंग ड्रग, अगर आप ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं, एमेटिक ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो उसके कॉन्शियसनेस लेवल को भी जानना जरूरी है कि वो किस कंडीशन में बेहोश हो सकता है। Follow administration of ipecac syrup with 1 or 2 passes of tepid water or other clear liquid। tepid water मतलब गुनगुना पानी, या अदर क्लियर लिक्विड, जो क्लियर लिक्विड अदर क्लियर लिक्विड के साथ में, तो आप सिरप को उसके साथ मिला के दे सकते हैं। मतलब एडमिनिस्टर कराने के लिए आपको वाटर या गुनगुना पानी या कोई अदर क्लियर लिक्विड का यूज करना होगा। ऑब्टेन अ हिस्ट्री टू फाइंड आउट कॉस्टिक सब्सटेंस टू डिटरमाइन पॉसिबल एंटीडोट्स, तो आपको अगर आपको लग रहा है कि उसने एडमिनिस्टर किया है कॉस्टिक सब्सटेंस, जैसे आपका एसिड्स है, एल्केली है, तो उसके लिए आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा कॉस्टिक सब्सटेंस उसने एडमिनिस्टर किया है या इंजेस्टेड किया है। उस कंडीशन पे आपको वो आपको पता लगाने के लिए इजी हो जाएगा कि आपको कौन सा एंटीडोट यूज करना है। वी शुड नो द लेवेज इज नेसेसरी इफ second dose not possible, vomiting ipecac may be cardiotoxic if absorbed। लेवेज मतलब आपका गैस्ट्रिक लेवेज जिसको हम बोलते हैं, कि आपका अगर आप उंगली से आप माउथ को आप स्टिमुलेट करने की कोशिश करोगे तो भी आपको वोमिटिंग हो जाता है। तो उस कंडीशन में आपका जो इपिकैक के कारण अगर आपको इफेक्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपका इपिकैक जो होता है कार्डियोटॉक्सिक होता है, अगर वो एब्जॉर्ब हो गया तो आपका कार्डियोटॉक्सिसिटी हो सकती है। तो उस कंडीशन में आपको गैस्ट्रिक लेवाज का भी यूज करना पड़ेगा। तो ये नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जब किसी पेशेंट को हम एंटी इमेटिक ड्रग्स देते हैं तब। तो ये आपका सॉरी इमेटिक ड्रग्स देते हैं तब आपकी नर्सिंग मतलब नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वोमिटिंग कराने के लिए जब ड्रग देते हैं तो ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये आपका इमेटिक्स ड्रग्स भी आपका यहाँ पे खत्म होता है कि। देन हम नेक्स्ट देखते हैं लेक्सेटिव एंड परगेटिव। लेक्सेटिव एंड परगेटिव की बात करेंगे तो लेक्सेटिव एंड परगेटिव की बात करेंगे तो लेक्सेटिव एंड परगेटिव these are these drugs are commonly known as purgative, which include laxative and cathartics।
These drugs are used to overcome the constipation and proper evacuation of bowel. तो ये लैक्सेटिव एंड परगेटिव ड्रग्स जो होते हैं वो कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए होते हैं, या प्रॉपर इवैक्यूएशन, इवैक्यूएशन मतलब बाहर करना, निकालना, बाउल मूवमेंट्स को बाहर करना या बाउल्स को बाहर करने के लिए आपका यूज होता है। These are drugs that promote evacuation of bowel, a distinction in some time made according to main intensity of action। तो इनका जो मात्रा होता है, इनका जो अमाउंट होता है वो भी बहुत मैटर करता है। तो लैक्सेटिव क्या होता है? माइल्डर एक्शन, एलिमिनेशन ऑफ सॉफ्ट बट फॉर्म स्टूल। तो लैक्सेटिव जो होता है, लैक्सेटिव ड्रग जो होता है, आपके जो कंटेंट होते हैं उसको क्या करता है? एलिमिनेशन तो करेगा ही, लेकिन आपका ये सॉफ्ट और सेमी सॉलिड फॉर्म में उसको क्या करता है? रिमूव करता है। ये मतलब आपका लैक्सेटिव की कंडीशन में अगर आप लैक्सेटिव ड्रग दे रहे हैं तो आपका स्टूल क्या हो जाएगा? सॉफ्ट तो हो जाएगा, लेकिन स्टूल का फॉर्मेशन होता है, सेमी सॉलिड स्टूल का फॉर्मेशन करा ही लेता है। तो इस कंडीशन में भी आप कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट कर सकते हैं। दूसरा आपका परगेटिव या कैथरेटिक्स, परगेटिव या कैथरेटिक्स सेम चीजें होती हैं। आपका स्ट्रॉन्गर एक्शन होता है रिजल्टिंग इन मोर फ्लूइड इवैक्यूएशन। तो आपका परगेटिव या कैथरेटिक्स कंडीशन में क्या होता है? ये भी आपका बॉवेल्स जो आपके कंटेंट होते हैं उसको भी रिमूव करने का काम करते हैं, लेकिन ये फ्लूइड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। मतलब आपका स्टूल का फॉर्मेशन तो नहीं, मतलब आपका सेमी सॉलिड नहीं होता, ये पूरा लिक्विड फॉर्म में आपके बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये आपके कंडीशंस होते हैं लैक्सेटिव एंड परगेटिव। का मतलब ऐसा ड्रग जो आपके बॉडी में, मतलब आपको ऐसी फीलिंग्स होती है जब आपका स्टूल बाहर नहीं जाता है, तो उस कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज होता है, तो उस कंडीशन में जो ड्रग यूज किया जाता है उसको हम बोल रहे हैं लैक्सेटिव एंड परगेटिव्स। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लैक्सेटिव परगेटिव्स का क्या क्या होता है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे तो आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या क्या होता है? ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है ऑस्मोटिक लैक्सेटिव होता है। ड्रॉ वाटर इनटू द इंटेस्टाइन टू इंक्रीज द मास ऑफ स्टूल, स्ट्रेचिंग मस्कुलेचर विच रिजल्ट इन पेरिस्टालसिस। तो जो आपका ऑस्मोटिक रेगुलेट आपका लैक्सेटिव होता है या आपका मैग्नीशियम, मतलब जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, क्या करता है? आपके इंटेस्टाइन में जो मास, स्टूल ऑफ मास है उसको इंक्रीज करने का काम करता है, टू इंक्रीज लेवल ऑफ वाटर, वाटर लेवल को इंक्रीज करके, जिसके कारण से आपका जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो भी आपका बढ़ जाता है और आपका जो स्टूल है वाटरी फॉर्म में आपकी बॉडी से रिमूव हो जाता है। तो ये आपका वर्क है ऑस्मोटिक लैक्सेटिव का, जो वाटर का अमाउंट बढ़ा के आपके स्टूल का मास को बढ़ाते हैं और आपके उस कंटेंट को मोर वाटरी बनाते हैं, जिसके कारण से आपके बॉडी से वो इजिली बाहर हो जाता है। स्टिमुलेट लैक्सेटिव्स रिजल्ट इन स्टिमुलेशन ऑफ इंटेस्टिनल पेरिस्टाल्टिक। जो आपके स्टिमुलेंट लैक्सेटिव्स होते हैं वो क्या करते हैं? आपके स्टिमुलेशन, जो इंटेस्टिनल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मतलब आपका जो एक मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट मतलब आपका ये मूवमेंट, मतलब यहाँ कंटेंट है तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जिससे आगे बढ़ते जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा इससे आगे बढ़ेगा। तो इस मूवमेंट को क्या करता है? वो इंक्रीज या स्टिमुलेट करने का काम कर रहा है। कौन सा? स्टिमुलेंट लैक्सेटिव। लुब्रिकेंट लैक्सेटिव इंक्रीज वाटर रिटेंशन इन स्टूल। तो आपका लुब्रिकेंट जो लैक्सेटिव होता है वो वाटर रिटेंशन, मतलब जो वाटर को रोकने की क्षमता है उसको बढ़ाने का काम करता है इन स्टूल में। स्टूल का क्या होता है कि आपका सेमी सॉलिड बढ़ाने के लिए क्या होता है? उसमें से वाटर एब्जॉर्ब, मतलब रीएब्जॉर्ब हो जाता है आपके इंटेस्टाइनल या ब्लड के थ्रू, तो उसको क्या करता है? वो रिटेन कर देता है, मतलब रोक देता है, ताकि आपका स्टूल में वाटर का अमाउंट बढ़ जाए। प्रिवेंट वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम दी स्टूल, तो ये आपको प्रिवेंट करने का काम कर रहा है वाटर रीएब्जॉर्प्शन को, स्टूल से जो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, उसको रिमूव करने का काम कर रहा है। एंड लुब्रिकेट एज वेल एज सॉफ्टन इंटेस्टिनल कंटेंट। तो ये आपका वाटर अगर ज्यादा रहा तो आपका जो कंटेंट है वो क्या हो जाएगा? लुब्रिकेट हो जाएगा, मतलब फिसलने के लिए इजी हो जाएगा, जिसके कारण से आपका वो बॉडी से इजीली बाहर हो जाएगा। स्टूल सॉफ्टनर अलाउ मोर फ्लूइड आर फैट टू पेनिट्रेट द फीसेस प्रोड्यूसिंग सॉफ्टनर फीकल मास। जो स्टूल सॉफ्टनर होता है वो क्या करेगा? स्टूल जो आपका स्टूल है, आपका क्लम्प, एक सॉलिड स्टूल है, उसको क्या कर देगा? वो सॉफ्ट करने का काम करता है, जिसके कारण से आपका जो वाटर है इजी पेनिट्रेट करता है किसको? स्टूल को, और वो स्टूल को पेनिट्रेट करता है, जिसके कारण से वो घुल जाता है और वो
आपका स्टूल सॉफ्टनर क्या करता है, उसको घोल लेता है और वाटरी उसमें कन्वर्ट कर देता है, जिसके कारण से वो इजिली बाहर चला जाता है। तो ये आपके जो लैक्सेटिव एंड परगेटिव के मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस हो गए हैं, जो जिसके थ्रू आपका जो स्टूल है वो वाटरी फॉर्म में आपके बॉडी से बाहर या सेमी सॉलिड फॉर्म में आपके बॉडी से बाहर हो जाता है, जिसके कारण से आपका जो कॉन्स्टिपेशन है या आप जो स्टूल अच्छे से निकल नहीं पा रहा है उसके लिए आपका ये यूजफुल हो जाता है। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लैक्सेटिव एंड परगेटिव। ड्रग्स यूज्ड इन जो आपके ड्रग्स हैं लैक्सेटिव परगेटिव। बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव में जैसे आपका मेथाइल सेलुलोज, इसबगोला। तो आपका मेथाइल सेलुलोज का जो आपका 4 to 6 ग्राम पर डे आपका ये डोज होता है, 4 to 6 ग्राम आप पर डे इसको लेंगे तो भी आपका लैक्सेटिव एंड परगेटिव की तरह काम करता है, मतलब आपके कॉन्स्टिपेशन में काम आता है। वैसे ही आपका इसबगोला भी आपका बहुत यूज होता है। आपका इसबगोला का एक हस्क आता है, छोटे छोटे आपके रेसे टाइप के रहते हैं, हस्क आता है, उसको आप 3 to 8 ग्राम फ्रेशली मिक्सड विथ कोल्ड मिल्क, फ्रूट जूस और वाटर एंड टेकन वंस और ट्वाइस डेली। आप इसको आप आयुर्वेदिक ड्रग के फॉर्म में भी समझ सकते हैं कि आपका इसबगोला जो 3 से 8 ग्राम आप इसको आप वाटर के साथ या आपका मिक्स जूस के साथ या आप इसको दूध के साथ भी ले सकते हैं, एक दिन में एक बार या 2 बार। तो ये भी आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक करने के लिए एज अ लैक्सेटिव एज अ परगेटिव ये भी वर्क करता है। तो एज अ लैक्सेटिव, तो लैक्सेटिव मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि आपके स्टूल को सेमी सॉलिड बनाने का काम करता है। लुब्रिकेंट लैक्सेटिव इंक्लूड मिनरल ऑयल। तो आपको लुब्रिकेंट लैक्सेटिव जैसे मिनरल ऑयल आपका कॉन्ड्रेमल या फ्लीट मिनरल ऑयल या इनिमा मतलब आपका जो ड्रग डायरेक्ट आपका इंजेस्ट किया जाता है या एडमिनिस्टर किया जाता है थ्रू रेक्टल। वैसे आपके ड्रग्स हैं हाइपर ऑस्मोटिक लैक्सेटिव, जो आपके ऑस्मोसिस जो आपके लैक्सेटिव के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं। तो आपका जो ड्रग होता है वो आपका इंक्लूड होता है लैक्टुलोज। ये आपका 10 mg बीडी मतलब होता है बीसिनडाई, मतलब 2 बार एक मतलब 2 टाइम्स इन अ डे बीसिनडाई। तो आपका ये हाइपर ऑस्मोटिक लैक्सेटिव होता है जैसे आपका लैक्टुलोज। तो इसको भी यूज कर सकते हैं एज अ लैक्सेटिव और एज अ ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। स्टिमुलेंट लैक्सेटिव बाइसेकोडाइल या कैस्टर ऑयल, ये आपका स्टिमुलेंट लैक्सेटिव होता है जो आपके स्टूल को क्या करता है, मोर वाटरी प्रोवाइड करता है, जिसके कारण से वो आपकी बॉडी से बाहर चला जाता है। 5 to 15 mg इसका डोज होता है। आपका एक मार्केट में आता है आपका डल्कोलेक्स आपका जो ड्रग आता है पाउडर के फॉर्म में आपका ड्रग आता है, जिसको हम वाटर के साथ डिजोल्व करके पी लेते हैं। तो डल्कोलेक्स ये आपको उसका टैबलेट भी आता है, छोटे छोटे टैबलेट, 5 mg टैबलेट और 10 mg टैबलेट। तो 5 mg टैबलेट या 10 mg टैबलेट जो होता है आपका एडल्ट के लिए होता है, 5 mg टैबलेट जो होता है वो चिल्ड्रंस के लिए होता है। तो ये भी आपका ड्रग मार्केट में अवेलेबल है, डल्कोलेक्स के फॉर्म में आता है। तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं स्टिमुलेंट लैक्सेटिव या ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, या अगर आपका स्टूल का फॉर्मेशन स्टूल आपकी बॉडी से बाहर नहीं जा पा रहा है, टाइट हो गया है, तो उस कंडीशन में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। वैसे ही आपका स्टूल सॉफ्टनर होता है जैसे आपका डाइक्लोसेट कैल्शियम या डाइक्लोसेट पोटेशियम। डाइक्लोसेट जो आपका होता है डाइऑक्टाइल सोडियम सल्फोसक्सिनेट, दिस इज अ डाइऑक्टाइल सोडियम सल्फोसक्सिनेट DSS। तो ये आपका ड्रग होता है जो स्टूल सॉफ्टनर का काम करता है, मतलब आपके स्टूल को सॉफ्ट करने का काम करता है, जिसके कारण से वो जो टाइटनेस होती है वो क्या हो जाती है, सॉफ्टनेस में कन्वर्ट हो जाती है और आपके बॉडी से वो इजिली बाहर चला जाता है। तो 100 to 400 mg पर डे, मतलब 100 से 400 मिलीग्राम पर डे। तो ये आपका 1 से 3 मतलब 1 से 3 दिन में ये वर्क करता है। तो ये सब एग्जाम्पल हो गया और डोज हो गया आपका लैक्सेटिव एंड परगेटिव ड्रग्स के। क्यों हम यूज करते हैं लैक्सेटिव एंड परगेटिव ड्रग्स? टू ट्रीट और प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम यूज करते हैं लैक्सेटिव एंड परगेटिव। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज। टू प्रिवेंट द बावेल फॉर रेडियोलॉजिक और एंडोस्कोपिक प्रोसीजर। एंडोस्कोपिक प्रोसीजर आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि आपका एक पाइप के थ्रू एक या पाइप को आपका पूरे स्टमक तक डाला जाता है। तो उस कंडीशन के लिए भी हम लैक्सेटिव परगेटिव यूज करते हैं ताकि वो आपका कंटेंट जो है बाहर चला जाए।
शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट फॉर कॉन्स्टिपेशन कॉज्ड हाई डोज और ओपियोइड। तो आपका जो ट्रीटमेंट होता है, शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट होता है कॉन्स्टिपेशन का, ये हाई डोज ऑफ ओपियोइड के यूज के कारण भी हो सकता है। ऑस्मोटिक लैक्सेटिव आर यूज्ड टू रैपिड इवैक्यूएशन ऑफ बाउल। जो ऑस्मोटिक लैक्सेटिव होता है वो रैपिड इवैक्यूएशन मतलब जल्दी से जल्दी बाहर करने के लिए आप ऑस्मोटिक लैक्सेटिव का यूज कर सकते हैं, बाउल को जल्दी से जल्दी बाहर करने के लिए। आफ्टर इंजेक्शन ऑफ पॉइजन और फॉलोइंग एंटी, तो अगर आपने पॉइजन लिया है, आपने कोई किसी ने पॉइजन लिया है, तो आप ऑस्मोटिक लैक्सेटिव का यूज कर सकते हैं ताकि वो आपकी बॉडी से जल्दी बाहर हो जाए। या एंटी इल्मेंटिक थेरेपी में आपका जो डेड पैरासाइट है उस कंडीशन के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। मेथाइल सेलुलोज एंड साइलियम आर यूज टू मैनी क्रोनिक डायरिया। मेथाइल सेलुलोज या साइलियम, साइलियम का मतलब भी आपका इपिकैक है। साइलियम जो प्लांट होता है जिससे आपका सॉरी इपिकैक का इसबगुला, साइलियम मतलब आपका इसबगुला जो होता है साइलियम से प्लांट से मिलता है। या मेथाइल सेलुलोज, दिस इज अ बल्क लैक्सेटिव, इसको आप यूज कर सकते हैं क्रोनिक डायरिया के लिए। तो आप क्रोनिक डायरिया के ट्रीटमेंट के लिए मेथाइल सेलुलोज या साइलियम या उसको हम इसबगुला भी बोलते हैं, उसका यूज कर सकते हैं अगर आपको क्रोनिक डायरिया को ट्रीट करना है तो ये आपके यूजेस हो गए लैक्सेटिव एंड परगेटिव्स के। देन हम देखते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करेंगे तो आपका कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब कॉन्ट्राइंडिकेशन इफ पेशेंट विथ पैरासाइट्स, अगर पैरासाइट्स के पेशेंट्स हैं, अगर उसको पैरासाइट्स हुए हैं तो उस कंडीशन में, या आपका एब्डोमिनल पेन हुआ है किसी अननोन कॉज के कारण, तो उस कंडीशन में आप परगेटिव या लैक्सेटिव का यूज नहीं कर सकते। अननोन कारण के कारण अगर हुआ है तो आप यूज नहीं कर सकते। या पैरासाइट्स के या मतलब पैरासाइट्स मतलब जो आपका बॉडी से रिलेटेड कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं होता है, वो आपके परजीवी जिसको हम बोलते हैं, उस कंडीशन के कारण अगर आपको एब्डोमिनल पेन हो रहा है तो आप उस कंडीशन में लैक्सेटिव या परगेटिव का यूज नहीं कर सकते। उस कंडीशन में आपको वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। देन हम बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट। तो क्या क्या एडवर्स इफेक्ट होते हैं परगेटिव एंड लैक्सेटिव के? जीआई इरिटेशन होता है क्योंकि आपका वो ज़्यादा वाटरी या ज़्यादा आपका सेमी सॉलिड नेचर प्रोवाइड करता है, बल्क लैक्सेटिव होता है, इस कारण से आपका जीआई इरिटेशन कॉज कर सकता है। रेक्टल बर्निंग सेंसेशन, क्योंकि आपका वो ज़्यादा स्पीड से आपके बॉवल को एम्प्टी करने का काम करता है या उसको इवैक्ट करने का या बाहर करने का काम करता है, जिस कारण से आपको रेक्टल बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। ऑस्मोटिक लैक्सेटिव में कॉज डिहाइड्रेशन, क्योंकि आपका ऑस्मोटिक जो लैक्सेटिव होता है वो आपके बॉडी में वाटर रिटेंशन मतलब आपके वाटर रिटेंशन को रोकता है, वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को रोकता है, जिसके कारण से आपके बॉडी में वाटर की कमी हो सकती है, जिसके कारण से आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है। लॉन्ग टर्म यूज एंड एब्यूज ऑफ लैक्सेटिव में कॉज परमानेंट लॉस ऑफ कोलोनिक मोटिलिटी। आपका जो अगर आप बहुत टाइम लंबे समय तक या ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं लैक्सेटिव का, तो आपका जो क्रोनिक मोटिलिटी है उसको परमानेंट लॉस कर सकता है, मतलब क्रोनिक मोटिलिटी को हमेशा के लिए रोक सकता है। लैक्सेटिव तो आपको उस कंडीशन में लैक्सेटिव डिपेंडेंस और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, लैक्सेटिव डिपेंडेंस मतलब आप एक डिपेंडेंसी हो जाएगी कि आपको क्रोनिक मोटिलिटी के लिए आपको लैक्सेटिव लेना ही पड़ेगा, ऐसा कंडीशन हो जाता है। या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी विथ लुब्रिकेंट लैक्सेटिव, लुब्रिकेंट लैक्सेटिव के कारण आपको न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी हो सकती है क्योंकि आपके न्यूट्रिशंस जो है आपका बॉडी से बाहर चले जा रहे हैं। बेल्चिंग, बेल्चिंग आपका बेल्चिंग मतलब होता है एक ढकार आना, ढकार आना मतलब आपको ऑस्मोटिक का फीलिंग आएगा, ढकार आएगा, तो वो भी आपका एक एडवर्स इफेक्ट होता है। बेल्चिंग मतलब ढकार आना। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस विथ सलाइन लैक्सेटिव, सलाइन लैक्सेटिव आपको क्या करता है, बॉडी से न्यूट्रिएंट्स को भी स्टूल के थ्रू बाहर कर देता है, जिसके कारण से आपको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो सकता है। तो ये सारे आपके एडवर्स इफेक्ट हैं, तो ये सारे एडवर्स इफेक्ट हो गए लैक्सेटिव एंड परगेटिव्स के। देन आपका ड्रग इंट्रैक्शन, ड्रग इंट्रैक्शंस क्या क्या है? तो ड्रग इंट्रैक्शन, लैक्सेटिव डिक्रीज इंटेस्टिनल ट्रांजिट टाइम एंड रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ ओरली एडमिनिस्ट्रेड ड्रग। तो जो लैक्सेटिव्स होते हैं आपका जो इंटेस्टिनल ट्रांजिट टाइम है या को रिड्यूस करता है और एब्जॉर्प्शन ऑफ ओरली एडमिनिस्ट्रेड ड्रग के एक्शन को भी, मतलब आप जब किसी ड्रग को ओरली ले रहे हैं तो उसको उसको उसके एब्जॉर्प्शन को भी क्या करता है,
रिड्यूस करता है। क्यों रिड्यूस कर रहा है? क्योंकि आपको समझ में आया होगा कि लैक्सेटिव परगेटिव क्या करता है, वाटरी अमाउंट को बढ़ाता है या स्टूल को क्या करता है, सॉफ्टनर करता है, जिसके कारण से आपका, क्योंकि आपका ये ड्रग जो है आप ओरली ले रहे हैं लैक्सेटिव परगेटिव, तो ये आपका जल्दी से जल्दी एब्जॉर्ब होकर आपके इंटेस्टाइन तक जाता है, जिसके कारण से आपके स्टूल को सॉफ्टनर करने का काम करता है। तो ये आपका अदर जो ड्रग होते हैं उसको भी क्या करेगा, ये जल्दी से जल्दी ये बाहर इवैक्यूएट या बॉडी से बाहर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, जिसके कारण से आपका ड्रग जल्दी एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, या आपका उसको एब्जॉर्प्शन को प्रोसेस को क्या करता है, ये स्लो कर देता है, डिक्रीज कर देता है। तो ये ड्रग इंट्रैक्शंस आपका अदर जो ओरली ड्रग है उसके साथ ये ड्रग इंट्रैक्ट होता है। लास्ट है आपका नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लैक्सेटिव एंड परगेटिव। जब आप किसी को ट्रीट कर रहे हैं लैक्सेटिव और परगेटिव से, तो उसके लिए नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। असेस फॉर एब्डोमिनल पेन, डिस्टेंशन, नोजिया एंड वोमिटिंग, बाउल साउंड। तो आपको असेस करना मतलब आपको भी ये चेक करते रहना है कि आपको मतलब जो पेशेंट है उसको एब्डोमिनल पेन किसके कारण हुआ है, क्या कंडीशन है एब्डोमिनल पेन का, जो उसके स्टमक में फैलाव है वो किस कारण हुआ है, नोजिया वोमिटिंग हो रहा है वो किस कारण हो रहा है, और बाउल साउंड किस टाइप का, इसको असेस करते रहना है, मतलब चेक करते रहना है। मॉनिटर द पेशेंट फॉर फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, मतलब अगर इस ड्रग को आप दे रहे हैं तो उसके इलेक्ट्रोलाइट को भी, आपका जो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट है उसको भी आपको मेंटेन करते रहना है कि उस पेशेंट को डिहाइड्रेशन ना हो या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ना हो। इवेल्युएट स्टूल फॉर फ्रिक्वेंटली एंड कंसिस्टेंटली, स्टूल को भी आपको इवेल्युएट करते रहना है कि उसमें आपका किस टाइप्स का चेंजेस आ रहा है। मिक्स बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव इन फुल ग्लास ऑफ वाटर और जूस, अगर आप बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव दे रहे हैं तो फुल ग्लास ऑफ वाटर और जूस के साथ मिला के ही दे। तो ये नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं लैक्सेटिव एंड परगेटिव्स के। इसके आगे का ड्रग भी हम देखते जाएंगे क्या क्या आपके ड्रग्स यूज होते हैं जीआई या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसीज के रूप में। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप इसको एंटी डायरियल ड्रग भी बोल सकते हैं। अगर आपको पूछा गया कि आपका ड्रग्स यूज्ड इन कॉन्स्टिपेशन, ड्रग यूज्ड इन डायरिया या आपका इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज या बायलरी या पैनक्रियाटिक डिसीज, तो इस कंडीशन में आप ये सब ड्रग के बारे में लिख सकते हैं, या आपको नाम से पूछा जाए तो भी आप इसके बारे में लिख सकते हैं। तो ये आपका एक पार्ट कंप्लीट हुआ आपका ड्रग यूज्ड इन जीआई या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इंटेस्टिनल सिस्टम में। थैंक यू।